हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। सवाल, क्या चीन भारत से जंग चाहता है? चीन नेपाल बॉर्डर पर चीन की लाख साजिशों के बाद भारतीय सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। यह रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, लेकिन इसको आगे दिखाएंगे। पहले बात करते हैं आज देश के भीतर आम आदमी से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे की। दर्दे तेल पर चल रहे टोपी ट्रांसफर की घंटी बजाओ। आज लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल होने के बाद आज डीजल की कीमत देश में पहली बार 80 रुपए के पार पहुंच गई। कई राज्यों में विरोधी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेल के दाम घटाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है, लेकिन तेल की महंगाई के हमाम में कैसे अलग अलग दल आपस में रंगे हुए हैं, यह सच आपको घंटी बजाओ शो की इस रिपोर्ट से पता चलेगा। तब आप जानेंगे कि आपको महंगाई का आघात काल में धकेलने में सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सरकार नहीं, बल्कि सब आपस में मिले हुए हैं जी। रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो घंटी बजाकर अपनी राय जरूर भेजिएगा। आज से 8 साल पहले पटना में आज के केंद्रीय मंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता रविशंकर प्रसाद 2012 में केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ साइकिल पर प्रदर्शन करने निकले थे, क्योंकि तब डीजल के दाम बढ़े थे। तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। डीजल की कीमत देश में पहली बार अब 80 रुपए के पार पहुंच गई। आपातकाल के 45 साल पर केंद्रीय मंत्री 14 मिनट बोलते हैं और तेल की महंगाई के आघात काल पर एक शब्द नहीं कहते। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह भोपाल में साइकिल पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं। कोरोना काल में इसी आंदोलन के कारण दिग्विजय सिंह पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करने की एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन वो बिना डरे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, केंद्र की मोदी सरकार को तेल की महंगाई पर घेरते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो गया था तो शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री होते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल पर वो गए थे मंत्रालय। जब 50 रुपए लीटर हुआ, आज 80 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल, तो उन्हें याद दिलाने आए हैं कि अगर आप ईमानदार हैं जनता के प्रति तो चलिए हमारे साथ मंत्रालय साइकिल, हम आपके साथ चलने तैयार हैं। इन्हीं दिग्विजय सिंह की पार्टी के कार्यकर्ता तेल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ वाराणसी में बैलगाड़ी से सफारी और लाल रंग की कार को खींचकर मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन मोदी सरकार पर तेल की महंगाई अनलॉक करने का ट्वीट करने वाले राहुल गांधी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर लूट बताने वाली प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी सरकार को टैक्स घटाने के लिए तेल पर नहीं कहते। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, तेल की महंगाई के हमाम में सब रंगे हैं। तेल सस्ता करना सरकारों के हाथ में है। सरकार फिर चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सरकारें अपने खजाने की चिंता में आप तक फायदा नहीं पहुंचने देना चाहती। वरना जिस बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी विपक्ष में रहकर कुछ यूं 8 साल पहले पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकार को घेरने उतरते थे, और आज के प्रधानमंत्री तब तेल की महंगाई पर मुख्यमंत्री रहते कहते थे, एक बाजू आ गुजरात सरकार ની દિશા જુઓ અને દિલ્હી વાળાની દિશા જુઓ। અમે શું કર્યું, ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો અમે વીજળી બિલ ઘટાડ્યું, ખેડૂતોને બોજ પડ્યો તો મેં લોન લીધી તેનું વ્યાજ માફ કર્યું, અને કોંગ્રેસની દિશા જુઓ, એણે 5 રૂપિયા ડીઝલમાં વધારી દીધા છે। लेकिन अब
19 दिनों से लगातार सुरसा के मुंह की तरह फैलकर डीजल की कीमत में 10 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल भी 19 दिन में 8 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका है। जब देश में आपातकाल लगाया, लेकिन आपातकाल के 45 साल होने पर सब ने आज बोला और तेल की महंगाई के आघात काल पर सरकार और पार्टी की तरफ से कोई एक शब्द नहीं बोलता। यानी बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो तेल की महंगाई पर बोलती है, सरकार बनने पर नहीं। कांग्रेस तेल के दाम बढ़ने पर केंद्र से कहती तो है दाम घटाओ, लेकिन अपनी राज्य सरकारों से कुछ नहीं कहती। जनता के दर्दे तेल पर इसी को टोपी ट्रांसफर पॉलिटिक्स कहते हैं। आज आम आदमी पे पैसा नहीं है, वो अपना पेट काट के पेट्रोल डीजल मजबूरी में बढ़ा रहा है। हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा और हम लोग को ऐसे ही करके चलना पड़ेगा। डेली कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है। तो बहुत बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है, 1 2 रुपए का बढ़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि वापस लो। और सबने मुंह में दही जमा रखा है। पब्लिक की जेब कट रही और यहाँ देखिए सियासत का केक कट रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोल पंप के बाहर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लगाकर तंज कसते हुए केक काट रहे हैं कि भाई देश में पहली बार डीजल 80 रुपए के पार हुआ। पर सबने मुंह में दही जमा रखा है। नेताओं ने दही जमा लिया और महंगाई के रायते पर राजनीति का भुना पिसा धनिया स्वादानुसार डाला जा रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता ऑल्टो को रस्सी से खींचकर मोदी सरकार को तेल की महंगाई याद दिलाते हैं। मेरठ में कांग्रेस के नेता कार को रस्सी से खींचते हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस के नेता सफारी को रस्सी से खींचकर प्रदर्शन करते दिखे। लेकिन यही कांग्रेस नेता जनता की फिक्र में अपनी पार्टी के शासित राज्यों की सरकारों से तेल के दाम में वैट और सरचार्ज कम करने की बात नहीं कहते। महाराष्ट्र सरकार कम से कम जनता की जेब से 26,791 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाती है। राजस्थान की सरकार के खजाने में 2019-20 में जनता ने 13,319 करोड़ रुपए सिर्फ तेल पर टैक्स देकर भरे हैं। पंजाब की सरकार पेट्रोल डीजल से जनता से करीब 5,548 करोड़ रुपए सालाना पाती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल 3,877 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स से तेल पर कमाए हैं। अब राज्य सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी या दूसरे दल की, वो खुद वैट और सरचार्ज तेल पर घटाकर क्यों नहीं जनता को राहत देती हैं, ये आप जान लीजिए। कई राज्य सरकारें 30% लेती हैं, कोई 27% टैक्स लेती हैं, कोई 35% लेती हैं, कोई 37% लेती हैं, और जो उससे भी यह है कि वो एड वैलोरम लेती हैं, मतलब जो तेल की जो कीमत है उस पर केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाया, एक्साइज लगाया, उसके ऊपर वो अपना टैक्स लगाती हैं। ये नहीं कि एक्साइज को हटा करके टैक्स लगाती हैं, उसके ऊपर ले आती हैं। लिहाजा उनका जो टैक्स होता है, जो कलेक्शन होता है, वो काफी भारी भरकम होता है। और सरकारों के खजाना भरने की इसी लालच का खामियाजा तेल की महंगाई के तौर पर आम आदमी उठाता है। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा गया है। ऐसा लग रहा है कि अब सरकार ने डीजल पेट्रोल को जो है, पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, उससे ही आत्मनिर्भर कर दिया है। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। 16 जून के दामों के आधार पर पता चलता है कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए 69 पैसे तो सिर्फ केंद्र और राज्यों का टैक्स है। 1 लीटर डीजल का दाम भरने वाली जनता से प्रति लीटर केंद्र और राज्य 49 रुपए से ज्यादा टैक्स कटवाते हैं। इसीलिए दिल्ली में भी 45 लाख की ऑडी को बैलगाड़ी से खींचकर एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नेता प्रदर्शन करने लगे।
और पटना में तेजस्वी तेजप्रताप मोदी सरकार को घेरते हुए साइकिल पर निकल पड़े। 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि तेल पर एक्साइज ड्यूटी से 2,23,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से केंद्र सरकार के खजाने में गए। यानी प्रतिदिन तेल पर टैक्स से केंद्र सरकार के खजाने में 611 करोड़ रुपए और प्रति घंटे एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 24 करोड़ रुपए कमाए। यही कमाई अब केंद्र सरकार ने भी तेल पर नहीं रोकी तो रोज इतिहास बनाएंगे पेट्रोल डीजल और आपके घर का गणित बिगड़ेगा, जेब का भूगोल बदल जाएगा। देश में आज कोरोना के 16,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मरीजों की तादाद बहुत जल्द 5 लाख के पार होने वाली है। ऐसे में कोरोना के इलाज की जो दवा परसों बाबा रामदेव ने लॉन्च की, वो तब से ही विवादों में घिरी है। सवाल यह है कि कोरोना की दवा को लेकर भ्रम में देश को कौन डाल रहा है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। ये जो अब जो हमने ट्रायल किया है, क्वेश्चनिंग जिसको भी करना हो हम सबका आंसर करने के लिए तैयार है, कोई लुका छुपी नहीं की है। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है। कोरोना को हराने वाली आयुर्वेदिक दवा कुछ लोगों को वाकई हजम नहीं हो रही, या फिर दवा के पीछे बाबा रामदेव होने के कारण सियासी विवाद हो रहा है। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। क्योंकि पहला सवाल उठाया उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय ने। लाइसेंस अथॉरिटी है, उसने उनको प्रत्यक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए टैबलेट और बनाने का जो है लाइसेंस निर्गत किया गया। हमने देखा है कि इन्होंने इसको कोरोना के लिए इलाज पर के लिए भी यूज किया है, तो ये इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल उठा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से, जहां जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया। बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए कोई भी क्लिनिकल ट्रायल मैं समझता हूं लीगल नहीं है। अगर उनको आईसीएमआर ने परमिट किया है तो फिर आयुष मंत्रालय ने रोक क्यों लगाई? राजस्थान सरकार ने कोई परमिशन दी नहीं है। तो बिना सरकार की परमिशन के इस महामारी के दौर में उसमें आप क्लेम करो कि हमने दवा खोज ली है, कोई तो आधार होगा उसका। बिना आधार के इस तरह की मार्केटिंग करना मैं समझता हूं जायज नहीं है इस महामारी के दौर में। तीसरा सवाल उठाया महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती, इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। अब जो सवाल उठ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। पतंजलि ने कोरोना की दवाई बनाई है या फिर इम्यून सिस्टम मजबूत करने की? क्या बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा तय नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई? क्या बिना इजाजत के कोरोना खत्म करने के दावे वाली गोली बाबा रामदेव ने लॉन्च कर दी? पहले हमने इसका जवाब पता किया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ और बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण से।
आयुर्वेदिक औषधि के लिए जो क्लिनिकल कंट्रोल जो ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल होना जरूरी होता है, वो सारे जो अप्रूवल्स हैं, अर्हताएं हैं, उनको पूरा कर करके हमने काम किया है। और इसके साथ में दूसरी आवश्यकता होती है किसी भी दवाई को बनाने के लिए आयुर्वेदिक जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेना। ये इसकी अप्रूवल हम ले चुके हैं। आयुर्वेदिक जो औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो लाइसेंस हम ले चुके हैं। हमने और जानकारी जुटाई। पता चलता है कि बाबा रामदेव के मुताबिक दवाओं के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूशन एथिक्स कमेटी से पहले अप्रूवल लिया गया था, फिर CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था। लेकिन फिर क्यों आयुष मंत्रालय के सवाल के बाद बाबा रामदेव के संस्थान से तैयार हुई कोरोना को खत्म करने के दावे वाली गोली सवालों में घिरी? हमने इस बारे में देश के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की बातों को ध्यान से सुना है। 21 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला और जो कोई खुद रिसर्च कर सकता है हॉस्पिटल में, और कई मुद्दे उसको कई मुद्दे दिए थे कि वो साथ लेके, यानी MD डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ के एथिक्स कमेटी के साथ वो सब रिसर्च होना चाहिए। इसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। अब आयुष मंत्रालय को सारी रिपोर्ट इस आयुर्वेदिक गोली के बारे में भेजी जा चुकी है। आयुष मंत्रालय ने भी देखिए इस चिट्ठी में लिख दिया है कि जल्द इसे वेरीफाई करके आपको रिपोर्ट देंगे। डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे, आगे उसका आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सही है कि नहीं। या अब जरूरी क्या है? जरूरी है कि जल्द से जल्द इस दवा की जांच को आयुष मंत्रालय पूरा करे, जिसे कोरोना के इलाज में दुनिया की पहली आयुर्वेदिक गोली बताया गया है। क्योंकि कोरोना के संकट काल में गलतफहमी और भ्रम की स्थिति दवा को लेकर नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं देश की सीमा सुरक्षा की। भारत का पुराना दोस्त नेपाल इन दिनों चीन की चाल में फंस गया है, लेकिन नेपाल के नागरिक आज भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। आज इसका सबूत देती हुई एक रिपोर्ट देखकर आप जोरदार घंटी बजा दीजिए। देखिए, नेपाल के सर्लाही जिले के बारी गांव में इस वक्त मैं पहुंची हूं और तमाम लोग यहां पर मेरे आसपास हैं। जी, तो अभी जो नमक होता है ना, नमक भी इंडिया का ही खाते हैं, इंडिया से ही आता है नमक। आज नेपाल जो है कि हमारा इंडिया का नमक जो है 15 रुपए किलो खाती थी, आज वो अपने देश में 60 रुपए किलो नमक खा रही। आप हैं तो नेपाली, नेपाल के नागरिक हैं, देश के प्रेम है, देश प्रेम। दिल में क्या बसता है? दिल में तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया हो जाए। आपके दिल में क्या बसता है, भारत की नेपाल? उनका दिल में बसता है भारत नेपाल एक हो जाएगा। भारत तो रहेंगे ही और नेपाल भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं रहेंगे, दोनों रहेंगे। मेरे शरीर के अंदर में ना दोनों रहेंगे। चाइना को हम कुछ जानते ही नहीं है, तो हम चाइना के नाव क्यों लूं? चावल भी 2 किलो किनना पड़ेगा तो हम इंडिया से ही ले जाते हैं। तो चाइना तो हम नहीं जा सकते, काठमांडू थोड़ी जा सकते, पहाड़ टप कर थोड़ी जा सकते। भारत तो हमेशा दिल में है और दिल में ही रहेगा, तो कभी निकलने की चीज है नहीं सुनी। ये जवाब है उस चीन को जिसे लगता है कि भारत नेपाल के रिश्तों में कुछ इसी तरह पहाड़ तोड़कर वो गिरा सकता है। लेकिन भारत और नेपाल के रिश्तों में लंबे अरसे से छन रही सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक मिठास में कड़वाहट घोलने की चीनी चाल सिर्फ सरहद पर नजर आती है। इसके सबूत देते हैं नेपाल बॉर्डर से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा। चीन के चक्कर में आकर नेपाल भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब कर रहा है। जब से धारचूला से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन हुआ है, तब से चीन बौखलाया हुआ है और वो नेपाल को भी भारत के खिलाफ लगातार भड़का रहा है। यही वजह है कि नेपाल ने सरहद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मालपा में मौजूद हैं और मालपा के सामने ये काली नदी है और काली नदी के इस तरफ नेपाल है और नेपाल ने यहाँ पर सरहद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बाकायदा एक हेलीपैड बनाया गया है और अपने कुछ टेंट लगाए हैं।
नेपाली आर्मी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर एक हेलीपैड नजर आ रहा होगा, जहाँ पर बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो सामान है वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, नेपाली आर्मी को पहुँचाया जा रहा है और यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं। शायद यही कारण है कि एक डर है भारत और नेपाल के खुले बॉर्डर के बीच अब तक बेरोक-टोक दो देशों की खुली हवा में सांस लेने वाले नेपाली नागरिकों के मन में। लेकिन ये डर चीन की चाल कामयाब क्यों नहीं होने देगा, ये आपको संवाददाता निधि श्री बताती हैं, जो नेपाल के पेन्हारा गांव पहुंची हैं। जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मेजरगंज बॉर्डर है सीतामढ़ी जिले का। मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं और उसके दूसरी तरफ एसएसबी के 2 जवान तैनात है जो सीमा की सुरक्षा के लिए है। अब अगर मैं पैदल कुछ कदमों की दूरी तय करूं, कुछ कदमों का सफर तय करूं, तो मैं पहुंच जाती हूं नेपाल। चीन के इशारे पर भारत के 3 इलाकों पर अपना दावा करके विवादित नक्शा पास कराने वाले नेपाल को भी देखनी होगी। बिहार में सीतामढ़ी से सटे नेपाल बॉर्डर से निधि श्री की ये रिपोर्ट, जहां चीन के चक्कर में फंसकर भी नेपाल के नागरिकों के मन से भारत के प्रेम की सिलाई उधड़ी नहीं। नेपाली अर्जुन साह गवाही देते हैं। जैसे धागा हो गया, सुई हो गया, जो भी सामान लाना पड़ता है इंडिया से हम लोग लाते हैं। तो रोजी रोटी हमारा दोनों से न कमान है। ग्राहक आता है तो ग्राहक तो लक्ष्मी होता है। यहाँ पर बैठेंगे तो नेपाल के आदमी से पेट भरेगा? नहीं भरे। जैसे धागा, छोटा सा धागा है तो नेपाल में जाते तो 7-8 रुपया मिलता है, इंडिया में जाते तो 3 रुपया मिलता है। नक्शे बदलने वाली नेपाल की सरकार को सुनना होगा। चीन नहीं, भारत है नेपालियों का असली दोस्त। चाइना वाला तो हमारा कुछ दिया नहीं, इसलिए हम उसका नहीं मानेंगे। क्या के लिए अपना भारत है ना। निधि श्री ये समझने के लिए आगे बढ़ी कि क्या युद्ध मोड में रहने वाले चीन के कारण नेपाल के नागरिकों के मन पर भी चीनी सोच कब्जा कर पाई। जवाब कामिनी देवी ने दिया। भारत तो हमेशा दिल में है और दिल में ही रहेगा। वो तो कभी निकलने की चीज है नहीं, सो निकलेगी। देश का निर्माण तोपों और मिसाइल से नहीं, नागरिकों से होता है और फिलहाल नेपाल के नागरिकों के दिल और दिमाग में चीन नहीं, हिंदुस्तान बसता है।